ओके, करें स्टार्ट। चलिए, तो अभी आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं आज एक दिन दो दिन, बिकॉज अब बहुत बड़े बड़े दो दो पेज के सॉल्यूशंस रहेंगे। और ये जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है FCFF एंड FCFE। इसका अगर फुल फॉर्म आपको कहीं चाहिए तो वो है फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म, दैट इज FCFF, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म। और FCFE का मतलब होता है फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। FCFF एंड FCFE, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। जब मैं फर्म की बात कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे, इट इज डेट प्लस इक्विटी। और जब मैं यहां पर इक्विटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉमन सेंस इक्विटी की ही। तो जब हम बात करते हैं फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म, it indicates all those who have invested, all those who have deployed capital in your company, that is debt as well as equity. But when I talk about FCFE, I am only concerned about equity shareholders and not about those people who have provided me debt. I am not concerned about lenders. I am only concerned about what is the return I can make for my equity shareholders. Okay. Now, obviously, दुनिया में प्रैक्टिकली FCFF ही ज़्यादा चलता है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने कैलकुलेट किया है। FCFE भी चल सकता है। और अब आप बोलोगे कि सर ये एक्चुअल में कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट बड़ी सेम है, कंसेप्ट बड़ी डिट्टो डिट्टो सेम है। क्या आप क्या करते थे, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, आपने अब 70-75 सम्स कर लिए। और आप हमेशा यहाँ पर एक ही चीज लेते थे, वो होता था डिविडेंड 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 डिविडेंड। अंत में आप ऐसा करते थे, और यहाँ भी आप डिविडेंड को ही कंसिडर करते थे, यहाँ भी आप डिविडेंड को ही कंसिडर करते थे, और आप फिर वैल्यू ऑफ शेयर निकालते थे। ये आपका करने का एक तरीका था, राइट। अब ये बात समझिए कि ये डिविडेंड डिविडेंड का जो भूखा होता है इंसान, वो ओनली होता है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जैसे कि मैं आपका नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं आपके पास क्या होल्डिंग्स है और कैसे। मैं मैं एक कंपनी का कितना ही शेयर ले पाऊंगा, 10, 100, 1000, 10,000, इसके ऊपर हम नहीं ले सकते। लेने की इच्छा भी हो तो भी हम बोलेंगे नहीं नहीं, अपन डाइवर्सिफाई करते, सब कंपनी में क्यों इतना लेना। तो हमारा कोई ऐसा विजन नहीं होता है, बोलने की बातें रहती है ऐसी। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ देखो। अपने को अपना ही मालूम नहीं है कैसा होगा लॉन्ग टर्म, तो हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है उसमें, क्या, डिविडेंड। सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि डिविडेंड क्या आएगा, डिविडेंड से हम वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस, एंड आई विल टेक माय डिसीजन, यस और नो। लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो सीधा ऐसा ऐसे 20%, 18%, 42%, ऐसे परसेंट में ही बात करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनकी बातें होती है मिलियन डॉलर्स में। $100 मिलियन लगा दिया, $15 मिलियन लगा दिया, हमने 32% स्टेक ले लिया, हमने 40% स्टेक ले लिया। आपको क्या लगता है जो कंपनी इतना अच्छा खासा स्टेक लेता है कंपनी में, उसका इंटेंशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल डिविडेंड थोड़ी है। उसको डिविडेंड से, वो डिविडेंड के लिए अरे बाबा, डिविडेंड के लिए मर रहा है क्या वो अपना, अगर कोई कोई किसी कंपनी में 20, 25, 30, 35, 40, 45% लगा देता है, तो वो क्या डिविडेंड के लिए थोड़ी लगा रहा है। वो तो ये दिल से चाहता है कि कंपनी जो है वो 3x, 5x, 10x, 20x, 100x हो जाए। तो उसका जो फोकस है वो डिविडेंड पे नहीं होता, उसका जो फोकस है वो होता है कैश फ्लो पे। उसका फोकस जो होता है वो होता है कैश फ्लो पे। और अगर आपका इंटर सही से हुआ है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने अगर देखा है, जिसने भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाया है उसने क्लियरली कहा होगा कि ट्रेडिंग पीएनएल एक रबिश स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग पीएनएल से कुछ भी नहीं समझता। ट्रेडिंग पीएनएल एक बहुत ही खतरनाक
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, पॉलिसीज से रिलेटेड है, उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सही से पकड़कर बताता है कि आपकी कैश कहां जा रही है और कहां पर से आ रही है। ऑपरेशंस, सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे मेजर इंडिकेटर होता है कंपनी का कि कंपनी कैसा कर रही है। कैश तो मैं आज ला लूं, हर साल मैं कैश ला लूं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन क्या पता आपको पीछे से पता चला मैंने कमाया नहीं, मैंने तो कर्ज लिया हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब पकड़ लेता है, और इसीलिए सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को डिविडेंड से लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कैश फ्लो से। कंपनी कितना कैश हर साल जनरेट कर रही है, कितना कैश जनरेट कर रही है। तो होने क्या वाला है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फ्री कैश फ्लोस कैलकुलेट करने का। और बस ये जो स्टेटमेंट है, जो ये आप बचपन से बना रहे हैं, ये वाला पार्ट आप भी समझ रहे होंगे अगर आप थोड़े से अगर जागरूक हैं। ये जो डिविडेंड आप यहां पर यूज करते हैं, इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कैश फ्लोस, कैश फ्लोस, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। यहां पर आप यूज करेंगे क्या, कैश फ्लो। यहां पर क्या यूज करेंगे, ओ अभी सर नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आप डिविडेंड यूज करते थे ना, इक्विटी था तो नीचे आप के यूज करते थे। बट जब मैं कैश फ्लोज टू द फर्म की बात कर रहा हूं तो हम डेट और इक्विटी दोनों बात करते हैं। तो जब डेट और इक्विटी दोनों बात करते हैं तो हमें केडी और केई दोनों चाहिए, और इसीलिए अब हम नीचे डिनोमिनेटर में केई की जगह पे वैक यूज करेंगे। तो सर इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हम अभी तक पूरी मतलब एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में जो हमने सीखा मोटा मोटी एक्सरसाइज, कि भाई आज की शेयर की वैल्यू इज नथिंग बट सिंपल भाषा में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स दैट आई विल रिसीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इन फाइनाइट ईयर्स, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल कर आज शेयर की वैल्यू निकालते थे, जिस जो एक मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस वहां पर डिविडेंड की जगह पर आपको क्या करना है, कैश फ्लोस, आपको फ्री कैश फ्लोस करना। तो सर ओके, मतलब ये आप बोल रहे हो फॉर्मेट सेम है, तरीका सेम है, सिर्फ आपको सीखना क्या है, ये फ्री कैश फ्लोस कैसे निकालने, ये फ्री कैश फ्लोस कैसे निकालने का, ये आपको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा मतलब इसमें कुछ ज्यादा है क्या, ज्यादा है। FCFF, फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म, को कैलकुलेट करने का तरीका है EBIT 1 minus tax should be your starting point। EBIT 1 minus tax, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सर बट है ना, मेरे को है ना ये दिया ही नहीं है, EBIT नहीं दिया, नहीं ना सर, मेरे को डायरेक्ट पैट दिया है, डायरेक्ट पैट दिया है, तो फिर हम ये करेंगे पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, आइदर ये और ये। सर कोई देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लगेगा, मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चैप्टर में सिखाया हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हुआ है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चैप्टर, उसमें हमने ये किया हुआ है EBIT 1 माइनस टैक्स, या तो पैट प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, एनीथिंग कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, एनीथिंग कैन बी योर स्टार्टिंग। हाँ, टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज EBIT का मतलब है ऑपरेटिंग इनकम, और ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है ऐसा जो ऑपरेटिंग खर्चे चुकाकर अब जो बच गया वो, तो चुकाने के बाद जो बच जाएगा आपके हाथ में, जो कैश बच जाएगा वो, लेकिन ये पूरा कैश अपने पापा मम्मी का नहीं है, इसमें से सरकार का भी कुछ है, तो आपने वो 1 माइनस टैक्स करके कर दिया कि अगर मेरा EBIT 100 रुपए है और अगर 30% टैक्स है तो मेरे को 30% टैक्स तो देना ही देना। बट सर मेरे को थोड़ी ना EBIT पे देना है, मेरे को तो इंटरेस्ट लेस करके देना होता है ना। बट अपन फ्री कैश फ्लोज टू फर्म की बात कर रहे हैं ना, तो आपको फर्म का मतलब है व्हाट इज द कैश दैट यू विल जनरेट फॉर डेट एज वेल एज इक्विटी होल्डर्स, so then I cannot subtract interest, right? Cool. EBIT 1 minus tax, that should be my starting point. The next thing that I should do is I should add depreciation. Ah, we know depreciation is a non-cash item, so you have to add, that is 100% right। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो उसको आप ऐड कीजिए तो ही तो समझेगा आपकी कैश कितनी है। आप डेप्रीसिएशन
लेस करोगे तो प्रॉफिट तो कम ही दिखेगा, आप डिप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, मालूम पड़ेगा एक्चुअल स्थिति क्या है। माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ना इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स असेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे उसमें पैसे जाते हैं, तो वो आपको लेस करने पड़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेस करना है। उसके बाद लेस होगा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में भी आपका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तो वो भी आपको लेस कर देना है। तो डेप्रीसिएशन को ऐड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेस करना है, और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इसको भी लेस करना है। सर ये इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, वो क्वेश्चन में देंगे, वो क्वेश्चन में हर बार देंगे कि हमारा जितना भी सेल्स है ना उसका इतना परसेंट तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही रहता है, तो वो कोई ना कोई तरीके से देंगे सर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी देंगे, प्रॉमिस, बोथ विल बी गिवन, दोघांचं दोघं दिलं असेल। सर प्रत्येक सम मध्ये सेम असणार की वेगळं 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 वेगळं, अलग अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, वो जैसे जैसे तरीका आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताएगा। क्लियर है, पक्का। इसमें तीनों चीज समझ में आ गई, डेप्रीसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। कभी कभी ये दोनों एक साथ निकलने का भी सम है, जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एक साथ निकलता है, एक साथ। क्लियर है, पक्का एवरीबडी। ये जब आप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ सी एफ एफ। अब आप इस एफ सी एफ एफ के नंबर्स को आप अपने डब्बे में डालना और आप वहां से अपनी जो गाड़ी है वो खत्म कर सकते हैं, अपनी जो सम है वो शुरू कर सकते हैं। सिंपल है एवरीबडी। लेकिन सिर्फ आपको जितने भी साल का बोला होगा उतने साल का आपको क्या करना पड़ेगा, एफ सी एफ एफ निकालने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबडी? तो क्या हम हल्का हल्का फुल्का फुल्का एक आध दो सम करें, आपको कहीं चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एफ सी एफ एफ। और थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें, मैम बताइए प्लीज। हाँ, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट हमारा टैक्स बचाता है। 100 रुपए का अगर हमारा इंटरेस्ट है, हम 100 रुपए का खर्चा करते हैं तो उसमें 30 रुपए हमारा टैक्स बचता है, तो मोटा मोटी 70 रुपए ही हम भरते हैं, ऐसा ही पकड़ में आता है ना। तो पैट में हमने 70 रुपए फिर जोड़ दिए, क्योंकि हमें कैश फ्लो कौन सी चाहिए, डेट और इक्विटी दोनों के लिए। बट अगर हम 100 रुपए जोड़ेंगे तो हम क्या मान लेंगे कि भाई हमारा तो कोई टैक्स ही नहीं कटा, तो हमें नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि हमें मालूम है जब जब हम 100 रुपए खर्च करेंगे 30 रुपए की टैक्स सेविंग होगी। मतलब मोटा मोटी हमने हमारे लेंडर्स को कितना ब्याज चुकाया होगा, 70 रुपए, हमने वही 70 रुपए ऐड किया। आप कहीं चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आपको लगता है हट मैं नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है अभी। इज दिस ओके, वी डू द फोर्स, हम इसे पकड़ पकड़ के मारते हैं फाउंडेशन में, बट ऐसा इंटर फाइनल में नहीं करते। बताइए, एफ सी एफ एफ सबको एकदम क्लियर है, कोई इसमें कोई भी तरह का दिक्कत, नो दिक्कत? ठीक है, तो फिर हम सम की तरफ बढ़ेंगे। सम क्या कह रहा है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम टू क्वेश्चन नंबर 54, 54, 54, 54, 54। आ गए सब 5454, दैट इज नाइस। नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि अगले 4 साल तक ग्रो होने वाला है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे रेवेन्यू आपको बेस ईयर का दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, और दीपू दे रखा है। इंफॉर्मेशन फॉर हाई ग्रोथ एंड स्टेबल ग्रोथ दे हैव गिवन। तो जब आपकी एकदम हाई ग्रोथ चल रही होगी तो 20%, जब स्टेबल चल रहा होगा तो 10%। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिप्रीसिएशन हाई ग्रोथ फेज में 20% से भागेगा, और स्टेबल में कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ऑफसेट बाय डेप्री। बहुत ज्यादा इंग्लिश हो जाती है, वो इसका मतलब ये है कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा उतना ही डेप्रीसिएशन का अमाउंट भी है। इसका मतलब ये होता है। रिस्क फ्री रेट उन्होंने आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट 10% है और वहां पर 9% है, वो हमारा 10% थोड़ा नीचे चला गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। रिस्क फ्री रेट 10% है और उधर 9% है। इक्विटी बीटा 1.15 और 1 है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम 6% और 5% है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट
13 और 12.86 है, और डेट इक्विटी जो रेशो है वो 1:1 और स्टेबल स्टेज में 2:3 है। क्वेश्चन कहता है पूरे समय हमारा वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल हमारा जो होता है वो 25% ऑफ रेवेन्यू होता है, और हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 30% है। क्वेश्चन कहता है इतना डिटेल दिया है, कुछ तो कर ले। सो एक 2 मिनट का समय, so that you can just go through all the data given in the question, and then we will discuss. एकदम अच्छा करना, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन, ओनली द नंबर्स विल चेंज, सो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू, है ना। चलो करूं। चलो, तो सबसे पहली चीज मेरी नजर कहाँ जाती है, मेरी नजर जाती है यहाँ पर, कि ये 4 साल आपका हाई ग्रोथ है। इसका मतलब जो हम वो डब्बा बनाते हैं ईयर 1 2 3 4, हमें वो 4 साल तक जाना है। यस, उसके बाद उन्होंने ये स्टेबल क्यों दिया, टर्मिनल वैल्यू का जो हमें कैश फ्लो चाहिए रहेगा ना, उसके लिए ये दे के रखा है। सही है। अब सबसे पहली चीज यहां पर उन्होंने बोला है हमारा वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में हमेशा से 25% ऑफ रेवेन्यू रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है अपने को। ठीक है, अब इधर देखिए, पूरा मेरा हो जाने दीजिए, एक 20-25 मिनट लगेंगे, फिर आप 10 मिनट और ले लें। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ईयर रेवेन्यू, and they have clearly stated working capital which is 25% of it. Yes or no? Now I know that we never take year zero. In my whole life I've never taken year zero. Year zero नहीं लेते ना अपन, बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर year zero सिर्फ लिख के रख रहा हूँ। आपको चलेगा ना, ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। 1 2 3 4 5, इससे क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो जैसे मुझे कौन बताएगा मेरा रेवेन्यू कितना है, अभी तो बेस 2000। ओके, और उन्होंने बोला है कि हमारा वर्किंग कैपिटल हमेशा 25% रहता है, मतलब 500, बरोबर। तो ये मेरा ईयर जीरो का स्थिति है, हालांकि हमें ईयर जीरो से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने लिख के रखा है कि ईयर जीरो में हमारी ये स्थिति है। फिर वो जो डब्बा दिया था, मेरी डब्बे में सबसे पहले नजर गई कि हमारा रेवेन्यू 20% से ग्रो होगा 4 साल, और स्टेबल स्टेज में 10% से ग्रो होगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, हमसे कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए 20%, 20%, टका, टका और टका। बताइए कितना सही से हमने कर लिया जिससे हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। तो जरा 2000 पे 20% बता दीजिए, बताते जाना है आप। परफेक्ट। तो अब आप उसका 25% कर दीजिए, 600। सॉरी मैम।
तो इसका मतलब मुझे पहले साल का मिल जाएगा कि मैंने मेरे वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करा था। कितना करा है? 100। वेरी गुड, सबने जवाब दिया। क्योंकि अगर ईयर जीरो में 500 है और ईयर वन में अगर मेरा वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में 600 हो गया है, इसका मतलब पहले साल मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं। वेरी गुड, एवरीबडी इज रिप्लाइंग। कितना क्लियर प्रेजेंटेशन, यस और नो? तो आपको आपका क्या मिल गया? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। बताइए, इसमें कोई भी डाउट? मिल गया आपको प्रॉपर आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कि मैंने हर साल कितना इन्वेस्ट किया था। मैं अभी पूछ रहा हूँ, बाद में आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा ही नहीं। क्या करते करो। इसलिए मैं अभी पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या है, हर सम आधे आधे घंटे का है, फिर मैं पीछे नहीं आऊंगा। यहाँ तक क्लियर है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल सबका? ओके। नाउ उसके बाद अब हम कर सकेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज। पर्टिकुलर्स 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, मैं 0, यस आई एम जस्ट राइटिंग इट ना। बाकी मेरे को कोई उसको मेरे कैलकुलेशन में कहीं भी लेना नहीं है। और आप ये समझ रहे हो ना कि हम जो फिफ्थ ईयर का FCFF निकाल रहे हैं वो हमारे डब्बे के लिए नहीं निकाल रहे हैं हम। वेरी गुड, हम वो टर्मिनल वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर टर्मिनल वैल्यू, वो उसके लिए कैलकुलेशन चल रही है। बताइए कितना क्लियर चल रहा है, सब समझ रहा है ना? आपको समझना ही चाहिए। अब यहाँ पर आपको EBIT ईयर जीरो का दे रखा था कितना? 300, राइट? एंड दे हैव क्लियरली स्टेटेड इन द फर्स्ट लाइन कि EBIT 20% से ग्रो करेगा और उसके बाद 10% से ग्रो करेगा। बता दीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। सॉरी मैम, 10% ना अभी। बताइए कितना क्लियर हो रहा है ये EBIT? 442 प्लस 20% क्या? मैं तो डर गया हूँ। आप बताइए यही है क्या? यही है। अब हम नोपैट, जिसे हम कहते हैं EBIT 1 माइनस टैक्स, वो कर लेंगे। तो आपका टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है क्या? 30%। तो मुझे ईयर जीरो का एक बता देंगे, 2 और 10। अब करते जाइए हर एक साल का। 360। परफेक्ट। आशा करता हूँ अब हर बार याद रखते हो कि आखिरी में 10% है। मन्ने मन्ने घबरा घबरा लगते। ये ऊपर का जो था आपने उसका 70% लिया ना? ओके, बराबर है। EBIT 1 माइनस टैक्स दैट इज नो पैट। उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। अब आपका ईयर जीरो का डेप्री था और उन्होंने बोला है कि डेप्रीसिएशन कैसे बढ़ने वाला है, वो भी 20% से बढ़ाइए।
बरोबर। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बोला है? 280, बढ़ाओ 20%। 336। हाँ हाँ हाँ। कुछ भी बोलूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो लास्ट ईयर में दे हैव क्लियरली स्टेटेड द डेप्री एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल ऑफसेट। ऑफसेट इन द सेंस दे विल बी सेम होकर निल होगा, तो इसलिए हमने उसको निल रखा। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे निल नहीं अच्छा लगता, तो आप उसको 1 रुपया भी बता सकते हो, बट ऐसा मत कीजिए, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे निल निल रखेंगे। और इसमें एक और एक चीज बच गई, बताइए क्या? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट in working capital, बताइए, which has already been calculated. Can you see in the yellow color? Yellow. So that is 100, 120, 144, 173 and 104, right? So now I can say कि मेरे को क्या मिल रहा है? एफ सी एफ एफ मिल रहा है। मेरे को ईयर जीरो से कोई लेना देना है क्या? नहीं, तो मुझे ईयर वन का ही दीजिए। और मुझे डर क्या लग रहा है कि आप कहां से करने वाले हो, तो आपको 252 से शुरू करना है। थ्री सेवेंटी। किती छान आहे की नाही? खूप छान आहे। हे काय आहे? एफ सी एफ एफ झालं तुमचं, बरोबर आहे। अब अब इसमें कोई डाउट है आपको? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और एफ सी एफ एफ कितना सुंदर, और ऐसा लगता है कि माय गॉड, आर्ट। एफ सी एफ एफ और वर्किंग कैपिटल दोनों हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। नाउ आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इन्होंने जान मुझसे हमें हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ का अलग अलग रिस्क फ्री, अलग अलग बीटा, अलग अलग प्रीमियम, अलग अलग सब अलग अलग क्यों दिया है? इनका इंटेंशन ये है कि जो हम वो पहले 4 साल के जो कैश फ्लोज है उसको जब डिस्काउंट करेंगे, उसके लिए अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर हो। यस। और टर्मिनल वैल्यू के लिए अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर हो, ऐसा उनका करना है। मेरा कुछ भी बोलना नहीं है उसमें। तो अब इधर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। सबसे पहले नंबर वन, फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, और फिर दूसरा रहेगा फॉर टर्मिनल वैल्यू, राइट। तो अब इधर देखते रहना है। तो जैसे मैं पहले के ई निकाल लूंगा, राइट। तो मेरा हाई ग्रोथ में आर एफ कितना है? प्लस बीटा, और सीधा मार्केट रिस्क प्रीमियम 6, राइट। के डी, अब मेरा केडी मुझे वहां पे दिख रहा है प्री टैक्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 13 1 माइनस टैक्स। डब्ल्यू ई, दैट इज वेट ऑफ इक्विटी। अब वहां पर मुझे वेट ऑफ इक्विटी भी दिख रहा है। सबको वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। बहुत बढ़िया। केडी,
डॉट 13 किती छान. आणि तसंच आता आपल्याला टर्मिनल व्हॅल्यूचं पण करायचं आहे. जरा मला केई सांगा. येस द जोश. हम्म, क्या करना. यस और नो. डॉट ना, मतलब जब ऐसे राउंडेड होता है ना बहुत मजा आता है. 13 और 12%. तो आपको डिस्काउंटिंग कैश फ्लो करना है वो आपका हो जाएगा, आपको टर्मिनल वैल्यू करना है वो आ गया. अब अपने को क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू. तो टर्मिनल वैल्यू क्या आएगा? Yes or no? Now FCFF5 we already have 375. What is the WAC and what is the growth? 18. कितना क्लियर है, मतलब एक एक वर्किंग नोट आप देख रहे हो कैसा आ रहा है. और अब आपको लास्ट में क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 13% है. मैडम सब बराबर है आज? 1 2 3 4. तो 4 साल के कैश फ्लोस क्या है? 56 67 81 96. याद हो गए आपको? 56 96 प्लस, बताइए मैं प्लस 18 750 क्यों कर रहा हूं? बस कर रहा हूं. 18 डिस्काउंट करेंगे पॉइंट. हाँ हाँ हाँ. 0.61. ये पूरी कंपनी की वैल्यू आ गई है. ओके. पूरा कंपनी का वैल्यू है 117 1 क्लियर. दिस इज एफ सी एफ एफ. ऐसे ही हमें अब सम्स करने जहां पर हम बार बार क्या करेंगे, एफ सी एफ एफ को निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. क्या यहाँ तक सबको एकदम चक चका चक टक टका तक आ गया? ओके. उसके पहले कि हम और आगे बढ़े, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है. क्वेश्चन 57. चढ़ा. हाँ मैंने लिखा ना, सेम एज 54. ओ माय गॉड, सेम एज 54 लिख दीजिए. चलो लिखा सबने. एंड मेरे को क्या चाहिए आपसे? 62 पर आइए. 2 मिनट 62 पर आइए. 62 आ गए सब 62 पर. 62 एक बार हम साथ में रीड करने वाले हैं. सो एबीसी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट फॉर 4 years. और उसके बाद ग्रोथ जो है वो एक स्टेबलाइज ग्रोथ रेट हो जाएगी. तो क्या हो जाएगी देखते हैं. रेवेन्यू दिया, ईबीआईटी दिया, कैपिटल दिया, डेप्री दिया, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू दिया, टैक्स दिया, पेड अप दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दिया. नाउ हाई ग्रोथ फेज का जो पीरियड होगा वो 4 साल होगा.
जिसमें रेवेन्यू, डेप्री, ईबीआईटी और कैपिटल सब 20% से भागेंगे। वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 25% है। कॉस्ट ऑफ डेट आपका पोस्ट टैक्स 9.1% है। डेट इक्विटी 1.1 है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18.9 है। ओ माय गॉड, मतलब ये क्वेश्चन में तो मतलब देख के रखा है के ही वही, पहले वाले में तो क्या निकालना था। अब स्टेबल पीरियड का भी उन्होंने दिया है कि स्टेबल फेज में 10% से ग्रो करेगा। वर्किंग कैपिटल तो 25% ऑफ रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स 8.5, डेट टू इक्विटी वो 2/3 है। जिन बच्चों को, यस आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, वो 2:3 है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 16% है। तो बताइए क्या आप ये वाला प्रश्न, मेरा जो प्रश्न है उसके बाद ये कर पाएंगे? यस, डिट्टो सर सम सेम है। आइए, तो सबसे पहले हम जो मैंने अभी क्वेश्चन किया उसको एकदम सुंदर प्रेजेंटेशन से बनाइए, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 62 कर लेना है। स्टेबल, नील नील। एक इंटरेस्टिंग, तो अब आप इसको एकदम अच्छी तरह से सुकून से बना लीजिए। चलिए, जैसे ही हो जाए आप तुरंत
डन एवरीबडी? किया आपने? मैंने आपको क्वेश्चन 662 भी बोला था। यस, आया सबको? तो मेरे को 4 साल के FCFF नंबर्स बता दो। पहला साल का FCFF नंबर 785, और टर्मिनल वैल्यू ऐसा, और पूरी वैल्यू क्या आ रही है? ये है आपके FCFF 4 साल के 75, 90, 108 और 129। और अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करें तो स्टेबल के लिए जो टर्मिनल वैल्यू के लिए वैक आना चाहिए वो कितना आया? 13। और डिस्काउंटिंग के लिए जो आपने यहाँ पर यूज किया होगा डिस्काउंट, 14। अच्छा, वहां पे 13 12 था, यहाँ पे 14 13। ठीक है, बताइए ये क्लियर हुआ अब आपको? एक चीज क्लियर हो गई। आई वॉन्ट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर 60। क्या कहता है? Snap.com is a closely held company, and it is giving you logistic services mainly to small and medium sized companies थ्रू इंटरनेट, जो कि खुद के अपने लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर बकवास सब डालते हैं। इससे नीचे आ जाइए सीधा। तो 4 साल का डेटा दिया है उन्होंने, सेल दिया है, ऑपरेटिंग इनकम दिया है मतलब EBIT लेस टैक्स पेमेंट्स, तो आपको नोपैट मिल गया। नोपैट के बाद इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, केपेक्स, और उसके बाद आपको उन्होंने खुद भी दे के रखा है फ्री कैश फ्लोस। क्वेश्चन कहता है कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंकर ने स्टडी कर कर देखा है कि जो वैक आ रहा है वो 12% है। क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ nap.com निकाल के दो ना। नंबर 2, मार्केट वैल्यू एडेड कंपनी का क्या रहेगा? सपोज कि हमने 31,304 ही पैसे लगाए थे, और व्हाट विल बी द वैल्यू पर शेयर अगर कंपनी के 2000 शेयर्स हैं और कर्ज जो है वो 4000 का है। नाउ कैन आई से यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि, अच्छा ठीक है, पहले आप बताइए, आप पहले रीड कर लीजिए, आपको कुछ उसमें अगर, अरे आपको कुछ लग रहा ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 ही साल है, तीसरे से फोर्थ साल ये स्टेबल हो चुका है। वी कैन सी यहाँ से एक इंडिकेशन कि द रेवेन्यू हैज बीन कांस्टेंट, सब स्टेबल हो चुका है, देयर इज नो ग्रोथ। एंड अनदर इज कि इन द स्टेबल स्टेज वी नो दैट द इन्वेस्टमेंट्स गेट्स ऑफसेट और अदर द इन्वेस्टमेंट्स गेट्स स्टॉप्ड। तो ऐसे देखा जाए तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास FCFF बन के रेडी पड़ा है 3 साल का, और जो चौथे साल का दिया है वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल वैल्यू के लिए है। तो अभी देखेंगे ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ nap.com, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12%, प्रेजेंट वैल्यू। अब 3 साल का देके रखा है उन्होंने, तो 7156.52, 8230, 9464.5। लेकिन अब मुझे टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टर्मिनल वैल्यू फॉर द थर्ड ईयर के लिए आई नीड FCFF फॉर द फोर्थ ईयर अपॉन वैक माइनस ग्रोथ। सो FCFF क्या है? 14812 अपॉन व्हाट इज द वैक? 12। व्हाट इज ग्रोथ? जीरो। 12 12, ओके, 123433।
सो वैल्यू निकाल लीजिए nap.com का 10 मुझे माफ करना 10757 जो आपका आया। ओके, सो ये क्या निकाल लिया हमने, वैल्यू ऑफ nap.com, राइट। अब बी बिट में उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एडेड इफ, ठीक है पहले ये बिट तो कर लीजिए। बड़ी बता दीजिए अगर हो गया है तो। डन। अब बी बिट बोलता है मार्केट वैल्यू एडेड बताइए अगर उन्होंने इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 31304 ही किया था। तो आपको मालूम है हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में मार्केट वैल्यू एडेड किया था। कहना है अगर आपने 31304 इन्वेस्ट किया है और आज मेरे को ए बिट में आंसर मिल गया है कि इनका वैल्यू है 10757 समथिंग, तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। सो बी बिट मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू market value added is equals to 10757273 जो भी आपका आ रहा है, 107572 या 73 जो भी आपका आ रहा है, -314 that will give you some answer. आ गया। सीबिट, सीबिट बोलता है वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हो क्या अगर मेरे 2000 शेयर्स हैं और 4000 का तो कर्ज है। अब थोड़ी बात समझिए, जो आपने निकाला वो क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म है, क्योंकि आपने एफसीएफएफ से किया और वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब ही क्या होता है, दैट इज सो नाइस। सो वैल्यू ऑफ फर्म आपने बोला 107573, वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट तो मुझे दे के रखा है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा 103573, therefore value per share is equals to 7। परफेक्ट। चलिए सी बिट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर।
calculation of value of share. People are enjoying the ride. Done. Perfect. Everybody. आ गया ये वाला? क्लियर है? कम टू क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55. सो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि अगर एफ सी एफ एफ 170 है और एफ सी एफ ई 130 है, वैक 11 है और के ई 13 है, एफ सी एफ एफ का ग्रोथ 7 है, एफ सी एफ ई का ग्रोथ 7.5 है। अब अगर मेरा कर्जा 1500 करोड़ है तो क्या आप वैल्यू ऑफ एबीसी निकाल सकते हो यूजिंग एफ सी एफ एफ एंड एफ सी एफ ई अप्रोच? अब देखिए, अगर मैं एफ सी एफ एफ अप्रोच से निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म विच विल बी यस और नो। अब एफ सी एफ एफ क्या है, ग्रोथ क्या है? सो व्हाट इज एफ सी एफ एफ? 4 4 8 बराबर। इसमें से क्या लेस होगा? वैल्यू ऑफ डेट विच इज 1500। तो कहनाई से आपको बराबर मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। बताइए आपको जब सही लगे तब। ओके, अब हम वैसा ही कौन से अप्रोच से कर सकते हैं? एफ सी एफ ई। लेकिन अच्छी बात क्या है, एफ सी एफ ई से हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा? दैट इज सो नाइस। एफ सी एफ ई वैक माइनस ग्रोथ। अब एफ सी एफ ई 130 है, उसका ग्रोथ क्या है? ये सो तो मैंने लिख लिया। और के ई कितना है? 13। 2541 बरोबर है। लेकिन कहना इससे ये तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट ऐड करूं विच इज 1500 तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ फॉर्म 40। परफेक्ट, बना लीजिए। अरे के ही लिख लिया है ना अपन। हाँ, यस, राइट। चलो, एफ सी एफ एफ और एफ सी एफ ई दोनों से कर लीजिए। दोनों से वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया हमने।
डन सबका एकदम अच्छी तरह से. Come to question number 56, the last question before we take a break. Question 56. सब लोग ब्रेक में घर पे जाके जल्दी जल्दी आएंगे. ओके. क्वेश्चन 56. सो हीलियम क्या कह रहा है? हीलियम हैज evolved a new strategy for the next 4 years. आपको इनकम स्टेटमेंट दिया है, सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, अकाउंटिंग, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एट 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, फिक्स असेट इज 10,000, करंट असेट प्लीज मेक इट 5, दिस इज 5. हाँ, करंट असेट जो है ना 6,000 दिख रहा है, वो 5,000 है, एंड इक्विटी इज 15,000. Now, as per the new strategy, the sales will grow for the next 4 years. The gross margin is 35%. The asset turnover and the income tax remains unchanged. The depreciation is to be at 15% on the value of net asset, fixed asset at the beginning. And if my expectation is 14%, so is this strategy viable? अभी आरटीपी क्वेश्चन है, आप एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, फिर मैं आपको और ज्ञान दूंगा. चलिए, आपने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया. दैट इज सो नाइस. नाउ कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. नंबर 1, आप देख सकते हैं कि फिक्स असेट और करंट असेट 10 और 15,000 है. मेरा मतलब असेट साइड 15,000 है और मेरा लाइबिलिटी साइड में इक्विटी खड़ा है, आप देख सकते हैं वो भी 15,000 है. इसका मतलब आई एम अ डेट फ्री कंपनी, मेरे में कोई कर्ज नहीं है. लाइबिलिटी साइड में 15,000 का इक्विटी है और असेट साइड में 10,000 का फिक्स असेट और 5,000 का करंट असेट. क्या ये नंबर 1 पॉइंट समझ में आया? नंबर 2, इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट हुई नहीं है. मेरा सीधा ग्रॉस मार्जिन, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग एडमिन खर्चा पे किया और सीधा मेरा पीबीटी आ गया. तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि आई एम अ डेट फ्री कंपनी और इसमें मेरे को कोई भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता. अब दूसरी बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का ग्रॉस मार्जिन अभी 30% है और वो कहते हैं कि आने वाले समय में 35% आएगा. इंस्टीट्यूट ने इसका कुछ भी नहीं किया, इंस्टीट्यूट ने इसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया. इंस्टीट्यूट ने सीधा क्या बोला, अपने को क्या चाहिए? EBIT. और हमारा EBIT क्या है? तो उन्होंने उसको वहां से शुरू किया, जबकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं जिसमें हम इस डेटा को यूज कर सकते थे. बट उन्होंने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया और नीचे उन्होंने एक अजम्पशन लिख दिया कि भले ही ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोपोर्शनेटली एडमिन एक्सपेंस भी वैसा एडजस्ट हो जाएगा. EBIT के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो EBIT जो है आपका 6,000 है. फिर ऑब्वियसली वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा वैसा हम उसको बढ़ाएंगे. बट ना उन्होंने एडमिन एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई चर्चा करी है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है. लेकिन जीपी रेशो का उन्होंने बोला था, उसका कुछ वो कर सकते थे, बट उन्होंने उसका कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं FCFF में आपको क्या लेना देना है, आपको लेना देना है EBIT से. तो हम EBIT को लेकर हमारा सम सॉल्व करेंगे. बात यहाँ पर यह है कि सेल्स जो है वो 30% से ग्रो कर रहा है और आपको मालूम है अभी EBIT एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कितना है? अब आराम से सोचकर बताइए, ऐसा कोई विचार विमर्श. 15%. तो आपको एक बार मालूम पड़ गया कि आपका जो टर्नओवर है उसका 15% इज EBIT. तो जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे आपको आपका EBIT भी मिल जाएगा. टैक्स रेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा हुआ है विच इज 30%. तो आपको वो EBIT और नो पैट वगैरह आ जाएगा. वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना है वो हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज करंट असेट हमारा 5,000 है, विच इज व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स? मेरे हिसाब से 12.5%. तो फिर वो वैसा वैसा उसको बढ़ते जाएगा और हम लोग उसको कर सकेंगे. इसमें सीखने वाली और समझने वाली अब एक ही बात है, वो है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रीसिएशन. ये कैसे करना चाहिए, इसके लिए ये सम चल रहा है. तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहला वर्किंग मेरा हमेशा क्या होता है?
अब आप देख सक रहे हैं मैं फिफ्थ ईयर में लिख रहा हूँ। अब मैं फिफ्थ ईयर क्यों लिख रहा हूँ, बताइए, मैं पागल हूँ? क्योंकि क्या है, मुझे बार बार फिर स्टेबल के लिए भी एफसीएफ निकालना होता है। यस। अब यहाँ पर आपको फोर्थ ईयर के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब कुछ नहीं बोला मतलब क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट इज जीरो। यस। तो अभी मेरा रेवेन्यू कितना है, आराम से बताओ ना यार, मुझे कौन सी गाई है। तो यहाँ पर ये कितने परसेंट से चढ़ रहा है, और ये यहाँ पर क्या परसेंट हो जाएगा, बताइए। हाँ। हाँ। 87। परफेक्ट। अब आपका वर्किंग कैपिटल आपने ही बोला है कि इज 12.5% ऑफ सेल्स, बोला ना आपने? हाँ। 0। Therefore, investment in working capital 25। जब बोलना होता है तब जीरो बोलते, जब जीरो बोलना होता है तो सेम बोलते। शून्य बोला क्या? स्लिप ऑफ ईयर। तो जीरो आया, सबको क्लियर है पक्का? ये आपको क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं, तू जो बोले वो, वी आर विल, बोलो कहीं जाना हो तो। पर्टिकुलर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ईबीआईटी, पहले आपका ईबीआईटी 6000 है और वो 40,000, मतलब 15% ऑफ सेल्स है। अब देखिए ऊपर तो वैसे भी आपको सेल्स दिया ही है, या इसका 30% ले लो, वो भी एक ही बात होती है। 6,000 पे 30% ऐड करते जाओ। 10। बरोबर बरोबर, आगे बढ़। 17137, क्लियर है? नाउ नोपैट। सो नोपैट क्या है, ईबीआईटी 1 - टैक्स। टैक्स इज 30% ना, सो दिस इज 4,200। अब इसको 30% से बढ़ाओ। 1199, ऐसा? सही है। अब इसमें दो चीजें रह गई है, कौन सी?
डेप्रीसिएशन और अगला क्या, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन केपेक्स। यस। अब ये कैसे करना, तो सबसे पहले चीज आप यहां पर देख लीजिए, सेल्स आपके पास है, हाँ बोलना होगा आपको 40,000। फिर से एक बार वो 20, राइट। अब आपको फिक्स असेट आपका 10,000, विच इज 25% ऑफ सेल्स, इसीलिए हमेशा ईयर जीरो लिखते हैं। और अब आप इसको 30% से, मतलब हर सेल्स का 25% कर लीजिए। फाइव सिक्सटी, परफेक्ट एवरीबडी। अब मैंने ये फिक्स एसेट निकाल लिया। अब ये मैंने निकाला क्यों, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एक लाइन लिखी है कि डेप्रीसिएशन इज 15% ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू। तो इधर क्या है, ऐसे मैं करके बता रहा हूं, ईयर वन का फिक्स एसेट का लेजर, तो इसके लिए ओपनिंग क्या रहेगा और इसके लिए क्लोजिंग क्या रहेगा, और उन्होंने बोला डेप्रीसिएशन इस बिगनिंग का 15%, तो 10,000 का 15%। इसका मतलब यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है कितने की, अरे ठीक है, यस और नो। ये ईयर वन का निकल गया। अब आप समझ गए, ईयर वन का डेप्रीसिएशन भी मिल गया और ईयर वन की इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। एक बार फिर से करके देता हूं, 1 1 बरोबर। ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं होती, समझ जाना रहता है। धोखा चाहिए उसके लिए कि जो भी ओपनिंग है उसका 15% डेप्री लेने का है, और डिफरेंस इन फिक्स असेट प्लस डेप्री इज योर इन्वेस्टमेंट। पूरा तेरे को करना है कि नहीं, बताइए। 16,900, 21,970, 2576, 28,561, 32, 9, ऐसा। अब अगर आप देखेंगे कैसा ऑटो हो जाता है, 4 2, हैं? मन ने जो सिखाना है वो सीखना ही नहीं हो रहा है। So this clearly indicates what? Yes. So when you are in a stable year, you can see that the depreciation and the investment has come same, right? तो अब यहाँ पर
डेप्रीसिएशन हम लोग ऐड करेंगे। क्या डेप्रीसिएशन है? 4000, सॉरी 1500, 1940, 3296 और 2535, यही है क्या? which is same as investment in working capital। समझ रहा है ना? 4284, 4.5 है क्या? अच्छा, 58507605, 58507605, 9887। तो आपको मिल जाएगा आपका 960। ये ऐसा कैसा? सेकंड का कोई नहीं कर रहा है। 12 2 2 1, ऐसा। अभी आपको अगर समझता है, मैं एक बार करके देखता हूँ। बार बार वो डब्बा बनाने का जरूरत नहीं रहता। अभी क्या करने का, ये तो अपने को चाहिए नहीं, इसको एक्स कर देने का। समझ रहा क्या? अब 11996 है, तो अपने को अभी क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू, जहां पर आपको TV4 FCFF5 अपॉन वैक माइनस ग्रोथ। अब 11996 है, ग्रोथ नहीं है, और आपकी एक्सपेक्टेशन 14% है। 85685। तो करने का क्या, ये देखो, इसको आपने ऐसा कर दिया, इधर ही लिख लो ना, फोर्थ ईयर में ऐड कर दो 85, ऐसा। ये समझा कि मैं क्या कर रहा हूं? 8, और फिर इधर ही कर देने का डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 14%। बोलो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। हाँ, आपको प्रेजेंट वैल्यूज मिल जाएगा। फिफ्टी फोर, समझा? तो वो अलग से डब्बा नहीं बनाना पड़ता अपने को, ईयर जीरो का तो कुछ चाहिए ही नहीं। और वो फिफ्थ ईयर अपन ने सिर्फ FCFF के लिए निकाला था, टर्मिनल वैल्यू के लिए निकाला था, वो निकाल के रख दिया, वहां से आपने कर लिया। अब बस इतना ही टाइम पास है। वो लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है, तो ये क्या स्ट्रैटेजी वाइबल है क्या? अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन बोल रहा है ये स्ट्रैटेजी हमने बनाई है कि अगले 4 साल ऐसा करेंगे। तो उसमें बस ऐसा उनको टाइम पास करके बताना है, इफ देयर वॉज नो स्ट्रैटेजी, अगर कोई स्ट्रैटेजी ही ना होती, तो कहना इससे आज फिर जो हमारा पैट चल रहा है, कितना है हमारा पैट? 4200। FCFF जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता ना, कोई आप इन्वेस्टमेंट्स करते ना, कोई आप एक्सपेंशन मोड में रहते, आपको सिर्फ 4200 घर में पैसे आते, दैट्स इट। 4200 आजीवन पैसे आते, ना कोई ग्रोथ ना कोई कुछ, और आपकी एक्सपेक्टेशन है 14%। तो हुआ ऐसा कि कोई स्ट्रैटेजी ही ना होती तो आप 30,000 कमाते, 30,000 वैल्यू होती। आज स्ट्रैटेजी है, इसीलिए 54,871 है। तो उनको फिर ऐसा एंड में बोलना है, हाँ ये स्ट्रैटेजी वाइबल है, आपने सच में एक्सपेंशन करना चाहिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? बना लीजिए प्लीज।